discuss in this course about coral reefs, their constituents, compartmentalization, significance, and coral bleaching. Mainly, we will cover the topic that include the coral reef formation, their types, and their significance, along with coral bleach and how it has been affecting our environment nowadays. तो कोरल रीफ्स बेसिकली होते क्या हैं? ये एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है जो कि कैरेक्टराइज है। मतलब कि इसमें होता क्या है मेनली, रीफ बिल्डिंग होती है, यानी कि चट्टानों की फॉर्मेशन होती है। जो रीफ्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स। जब हमने सिलेंट्रेट पढ़ा था तो सिलेंट्रेट में दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। तो जो पॉलिप वाला होता है ना, वो हमेशा जो सरफेस होता है उससे अटैच रहता है, और मेड्यूसा क्या होता है, जो मेड्यूसा होती है वो क्या होती है, फ्रीली बॉडी होती है, मतलब फ्रीली फॉर्मिंग बॉडी होती है। तो ये जो पॉलिप्स, ये जो कोरल रीफ्स होती है ना, ये पॉलिप्स की बनी हुई होती है, यानी कि जो नीचे अटैच है सरफेस से उसकी बनी हुई होती है, क्योंकि वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। और जब भी बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या बनाता है, स्टोनी कोरल्स बनाता है, जो कि क्या है, पॉलिप के क्लस्टर्स हैं एक ग्रुप में। जो कोरल्स होती हैं वो जैसे ट्रॉपिक आइलैंड है तो उसके जो किनारे होते हैं उनमें क्या होती है ना, कोरल्स फाउंड होती हैं। ये बॉटम ऑफ द सी से अराइज होती हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो जैसे ये सी है और यहाँ पे कोई कोरल की रीफ है, ठीक है, ये कोरल रीफ है। तो ये जो कोरल रीफ होगी ना, ये जैसे सी का सरफेस है, यहाँ से ही ऊपर तक अराइव होगी। अब आगे पे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे और वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से हमें समझ में आएगा कि ये कोरल रीफ्स बनती कैसे हैं। कोरल रीफ्स बेसिकली बनती कैसे हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। जो कोरल्स होती हैं, दे आर एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म एंड एल्गी। मतलब कि जो कोरल्स जब फॉर्म होती हैं, जो कोरल्स होती हैं उनमें क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस कैल्शियम कार्बोनेट की शेल में, और या फिर एल्गी रहती हैं। तो विच आर द मोस्ट कॉमन रीफ बिल्डर्स आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिक बेल्ट में। मोस्टली ये कहाँ पे मिलते हैं ना, ट्रॉपिकल बेल्ट में मिलते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा पानी का, वो मतलब एक जो कोरल बिल्डिंग के लिए जो फेवरेबल होता है उस टेम्परेचर पे पड़ता है। और वो टेम्परेचर क्या है वाटर का, मस्ट नॉट फॉल बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब इससे ज़्यादा ठंडा नहीं होता है पानी, और 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो जो ये फेवरेबल कंडीशन है कोरल फॉर्मेशन की, वो 23 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वजह से ये बेसिकली कहाँ पे मिलती हैं, ट्रॉपिक बेल्ट पे मिलती हैं। ऊपर अंटार्कटिक या आर्कटिक में नहीं मिलती क्योंकि वो बहुत ठंडी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोरल रीफ ग्रोथ लाइज इन द सी ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इन द फिलीपींस। जो ये ईस्ट कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें बहुत अच्छी मतलब कोरल रीफ्स की बैरियर है, वो उसको ग्रेट बैरियर रीफ्स भी कहते हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू कोरल रीफ्स लाइज आउटसाइड द इंडो पैसिफिक ट्रॉपिकल एरिया। बहुत कम कोरल रीफ्स जो हैं वो बाहर की साइड पे मिलती हैं। दोज ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द कैरेबियन सी हैव सम रीफ्स। तो ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है और जो कैरेबियन सी है वहाँ पे कुछ रीफ्स मिलती हैं। इसके अलावा ये इंडो पैसिफिक ट्रॉपिक एरिया है, इसके अलावा जितनी भी कोरल रीफ्स मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक बेल्ट पे मिलती हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो उनका फेवरेबल टेम्परेचर होता है ग्रोथ का, वो ये है। डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, तो इंडिया में इन जगहों पे मिलता है। तो सबसे पहले है पोर्ट ओरखा, उसके बाद द्वारका, रामेश्वरम, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो इंडिया में ये इतने एरिया हैं जहाँ पे क्या है, कोरल रीफ के मतलब कोरल रीफ फाउंड होती हैं। ये है कि इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है CRZ नोटिफाइज ऑफ 1961 गिव्स प्रोटेक्शन टू ऑल मेराइन रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स कोरल रीफ्स, एंड ऑल टाइप ऑफ कोरल रीफ्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द RZ1 कैटेगरी। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये RZ1 कैटेगरी में इसको प्रोटेक्ट किया है, जो कि
कि कोस्टल रेगुलेशन जोन से मतलब प्रोटेक्शन मिलता है जो मेराइन रिसोर्सेज होते हैं उनको। ये 1991 का एक्ट है। टाइप्स ऑफ रीफ्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप की कोरल रीफ्स होती हैं। एक होती है फ्रिंजिंग रीफ्स, दूसरी होती है बैरियर रीफ्स और जो तीसरी होती है वो होती है एटोल रीफ्स। तो ये होती क्या है, सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ्स, ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप की रीफ्स होती हैं। दिस टाइप ऑफ रीफ ग्रोथ सी वीड डायरेक्टली फ्रॉम द शोर। अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दे फॉर्म बॉर्डर्स अलोंग द शोर लाइन एंड सराउंडिंग आइलैंड्स व्हेन अ फ्रिंजिंग ब्रीथ कंटिन्यूज टू ग्रो अपवर्ड फ्रॉम अ वॉल्केनिक आइलैंड। तो ये जो फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं ये बेसिकली वॉल्केनिक आइलैंड से ग्रो करती हैं दैट हैव संक इंटायरली बिलो सी level. An atoll is formed. Atoll are usually circle or oval in shape with an open lagoon in the center. तो जैसे मैंने बोला कि 3 टाइप के होते हैं, तो जो एटोल होता है वो भी एक टाइप होता है। तो इसको यहाँ पे इसीलिए मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि जब ये पूरी फ्रिंजिंग रीफ्स यानी कि जैसे ये वॉल्केनिक आइलैंड है, ये पूरा का पूरा वाटर सबमर्ज्ड हो गया तो सिर्फ कोरल रीफ्स वाला एरिया बचा है, तो वो क्या फॉर्म करता है, एटोल की फॉर्मेशन करता है। तो ये डायरेक्ट फ्रिंजिंग रीफ से ही बनता है एटोल जो होता है। तो ये 2 टाइप के हैं। फ्रिंजिंग रीफ होती है वो ये होती है, ये एक आइलैंड है और ये क्या है, ये कोरल रीफ्स हैं। ये कोरल रीफ्स हैं, ये जो हैं ये साइड में ये कोरल रीफ्स हैं। तो ये आइलैंड है, ये वाटर है और ये कोरल रीफ्स हैं। तो इस तरीके की क्या होती है, फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं। के बाद जो बैरियर रीफ्स होती हैं ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के रीजन पे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये क्या है, बैरियर रीफ्स आर सिमिलर टू फ्रिंजिंग रीफ्स, ये सिमिलर होती हैं फ्रिंजिंग रीफ से। इन दैट दे ऑल्सो बॉर्डर्ड अ शोर लाइन, एक शोर लाइन ये बॉर्डर करती हैं। हावेवर इंस्टीड ऑफ ग्रोइंग डायरेक्टली आउट फ्रॉम द शोर दे आर सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बाय एक्सपेंस ऑफ वाटर। मतलब कि ये क्या है, सेपरेट होती हैं थोड़ा लैंड से। जैसे ये आइलैंड है तो यहाँ पे वाटर होगा और उसके बाद जो है ये बैरियर रीफ्स फॉर्म होंगी। दिस क्रिएट अ लेगून ऑफ ओपन ऑफ्टन डीप वाटर बिटवीन द रीफ एंड द सोर। तो ये जो सोर होता है आइलैंड का और ये जो रीफ होता है, इन दोनों के बीच में काफ़ी गहरा पानी कई बार होता है। एज यू कैन सी ये आइलैंड है, ये वाटर है और ये क्या है, फिर ये बैरियर रीफ्स है और फिर उसके बाद वाटर है। तो ये जो है रीफ और ये जो सोर है ये किससे सेपरेटेड है, ये वाटर बॉडी से सेपरेटेड है। तो ये क्या होती हैं, बैरियर रीफ्स होती हैं। बाद में एटोल्स, जो एटोल्स होती हैं ये बेसिकली ये फ्रिंजिंग रीफ्स की होती हैं। वो जो फ्रिंजिंग रीफ्स में बीच में जो आइलैंड होता है वो सबमर्ज हो जाता है वाटर में और एटोल्स फॉर्म होती हैं। तो एटोल बेसिकली होती हैं रिंग्स ऑफ कोरल्स दैट क्रिएट प्रोटेक्टेड लगून्स एंड आर यूजुअली लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सी। एटोल्स यूजुअली फॉर्म व्हेन आइलैंड सराउंडेड बाय फ्रिंजिंग रीफ सिंक। तो ये यही होता है कि जो वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं उनके आसपास कोरल रीफ्स डेवलप हो जाती हैं, तो वो क्या बनाती है, फ्रिंजिंग रीफ्स बनाती हैं और जो आइलैंड है वो खुद फिर वाटर में सबमर्ज हो जाता है। तो जो रीफ्स होती हैं वो बच जाती हैं और वो क्या बनाती हैं, एटोल्स की फॉर्मेशन करती हैं। ये रिंग्स की तरह से होता है, रिंग्स की तरह है। यहाँ पे जो आइलैंड होगा जैसे अगर होता तो वो क्या हो जाता, फिर वो फ्रिंजिंग रीफ हो जाती, लेकिन वो क्या हो गया, सबमर्ज हो गया और ये क्या बना रहा है, ये जो रीफ्स हैं ये एटोल बना रही हैं। विल डिस्कस व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग। तो ये क्या होती है, जो कोरल होती है जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड बाय चेंज इन कंडीशन सच एज, अब जैसे हमने देखा कि वो सिर्फ ट्रॉपिक बेल्ट पे ग्रो करती है और कुछ पार्ट उसके इंडो पैसिफिक में ग्रो करते हैं। उसके पीछे का रीज़न ही ये है कि उसको उस टेम्परेचर का वाटर चाहिए होता है जो कि 20 से 23 और 25 तक डिग्री सेल्सियस तक हो। तो लेकिन अगर वो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो जो उसमें एक एल्गी होती है जिसका नाम ज़ूज़ैंथेले होता है, जो कि एक लिविंग टिश्यू है, जो कि क्या होती है, वो एक्सपेल हो जाती है। मतलब कि वो थोड़े टाइम के लिए जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उसकी वो छोड़ देती है उसको। और वो जो रीफ्स होती हैं, क्योंकि रीफ्स कई बार कलरफुल भी होती हैं, पिंक कलर की, ब्लू कलर की, तो वो जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन उस एल्गी के साथ टूट जाती है तो वो कम्प्लीटली वाइट हो जाती हैं। तो इसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं।
तो जो पेल वाइट कलर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि कलर वाइट होता है, उसमें से जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाली एल्गी है वो जब हट गई है तो उसका कलर पूरा का पूरा वाइट दिखता है। तो लॉस ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जूजेंथिला, तो इस वजह से क्या होती है कि ब्लीचिंग टाइप की फिनोमिना दिखती है। तो कोरल रीफ्स कैन रिकवर इट, मतलब कोरल ब्लीचिंग का ये मतलब नहीं होता है कि कोरल डेड हो गई हैं, वो वापस अगर वो स्ट्रेस कंडीशन हटा दी, मतलब वो टेम्परेचर अगर फेवरेबल हो गया तो वो वापस से अपने कलर पे आ जाती हैं। लेकिन जब तक वो टेम्परेचर और वो न्यूट्रिएंट कंडीशन उनको नहीं मिलती है तो वो एल्गी उस पर ग्रो नहीं कर पाती है, और वो किस कंडीशन पे रहते हैं, वो ब्लीच्ड कंडीशन पे रहते हैं। तो जो ये कोरल ब्लीचिंग है ये बेसिकली हो कहाँ पे रही है, ये कैरेबियन में हो रही है, इंडिया में हो रही है, पैसिफिक ओशियन ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मतलब कि यहाँ पर को ये बेसिकली देखी जाती है कोरल ब्लीचिंग सीजनली समटाइम्स। कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग सबसे पहले तो है राइज इन टेम्परेचर, उसके बाद है एसिडिफिकेशन। अब एसिडिफिकेशन में क्या होता है, जो ओशियंस हैं, ओशंस में जब CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो जैसे हमें पता है कि CO2 क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है, तो ओशन वाटर भी क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें जो मतलब उसकी जो फॉर्मेशन की कैपेसिटी है उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, दिस इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ ओशियंस एंड इनहिबिट्स द कोरल एबिलिटी टू क्रिएट कैल्केरियस स्केलेटन। अब CO2 की प्रेजेंस में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैल्केरियस स्केलेटन्स नहीं बना पाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कोरल ब्लीचिंग का। बट नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो जब हम ट्रॉपिक वेदर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर लेस क्लाउड होंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन होगा, मतलब कि अगर उसके ऊपर कम क्लाउड्स होंगे तो ज़्यादा रेडिएशन होगा, क्योंकि UV रेज डायरेक्टली उस पे आएंगी और यहाँ पे भी कोरल ब्लीचिंग होगी। उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो जैसे कोई बैक्टीरिया है, जैसे विब्रोसिलियोआ एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, जूजेंथेलिया जो एल्गी है उसकी फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो अगर ये बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, वहाँ मतलब ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना को इनहिबिट कर देगा, खुद करेगा, और क्या बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो इस वजह से फिर उस वापस से कोरल रीफ की फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और फिर है केमिकल पोल्यूशन, इंक्रीजिंग न्यूट्रिटिव कंसंट्रेशन अफेक्ट्स कोरल्स। अब उसमें क्या होगा कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, और ये जो एल्गी है फिर इसका यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बिहेवियर हो जाएगा कि इसको अपने न्यूट्रिएंट्स, अपनी लाइट, वो सब शेयर करनी पड़ेगी उनके साथ, और फिर से यहाँ पे कोरल रीफ की जो फॉर्मेशन है, मतलब कि कोरल ब्लीचिंग बेसिकली होने लग जाएगी। कोरल ब्लीचिंग के कंसिक्वेंसेस क्या हैं, तो जो कोरल कम्युनिटीज़ कैन अफेक्ट द स्पीसी दैट डिपेंड ऑन दैम। बहुत सारी फिशेस होती हैं जो कि अपना फूड और शेल्टर कोरल से लेती हैं। तो अगर कोरल ही नहीं होंगी तो जो मेराइन एनिमल्स हैं उनका जो पूरा फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिक्लाइन इन जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी में अगर कोरल मर गई या फिर कोरल की ब्लीचिंग हो गई तो वही है, यहाँ पे अगर मेराइन एनिमल्स ही मर जाएंगे तो ये क्या करेगा, उनकी स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है उसको कम कर देगा। जो हेल्दी कोरल रीफ्स होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं ड्राइवर्स एंड टूरिस्ट को। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा लोकल इकोनॉमी का और टूरिज्म का आ गया है, क्योंकि अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होंगी, अगर वो ब्लीच्ड होंगी तो ये क्या करेगा, डिक्रीज या डिस्करेज कर देगा टूरिज्म वगैरह को। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि कोरल ब्लीचिंग कैन कज लार्ज शिफ्ट इन फिश कम्युनिटीज़। जो फिश कम्युनिटी है यानी कि फिशेज़ हैं वो क्या करना शुरू कर देंगी, माइग्रेट करना शुरू कर देंगी। तो ये क्या करेगा कि ये रिड्यूस कर देगा जो फिश कैचर्स होते हैं उस एरिया के उन पे। तो ये क्या कहाँ पे, फूड सप्लाई पे फिर से अफेक्ट करेगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटी उस पर्टिकुलर एरिया की अफेक्ट हो जाएंगी। कैन वी प्रोटेक्ट कोरल रीफ्स, सो सोल्यूशन है इसके प्रोटेक्शन का फ्यूचर में।
हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो हम केमिकल वेस्ट है उसका डायरेक्ट डिस्पोजल, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और नॉन डिग्रेडेबल जो कि पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड होते हैं जो कि कोरल्स को हार्म करते हैं, उनको हम रोक सकते हैं। जो डायरेक्ट डिस्पोजल है इंडस्ट्रियल वेस्ट का, उसको रोक सकते हैं। पहले उसको हम ट्रीट करवाएंगे, उसके बाद वापस डाल सकते हैं वाटर पोल्यूशन को अवॉइड करके। और ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग कम करके, पेड़ लगा के, यही सारे जो मेजर्स होते हैं ये ले सकते हैं हम कोरल रीफ्स को बचाने के लिए।